नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए प्रीलिम्स जैसे सीरीज चलाई जा रही है। उसी सीरीज में आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। पेपर सेकंड जो होगा वो सीसेट का पेपर होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से लगभग 30 से 35 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जिस चैप्टर के प्रश्न को लिया है वो चैप्टर है दिशा ज्ञान परीक्षण। अब दिशा ज्ञान परीक्षण के चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो दिशा ज्ञान परीक्षण का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजीपीएससी ने लगभग हर वर्ष यहां से प्रश्न पूछा है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न मैंने लिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। बिंदु ए बिंदु पी के 9 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बिंदु के बिंदु पी के 6 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ऐसे करके कुछ जानकारी आपको देकर के रखा है। तो सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यहां पर एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम दिशा को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम को देख करके इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर अपन देंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं। उससे पहले आपको डायरेक्शंस पता होंगे। अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यह हो जाएगा आपका पूरब दिशा, पूरब। यह हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा, पश्चिम। यह हो जाएगा आपका उत्तर दिशा और यह हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा। एकदम स्ट्रेट ऐसा जाएगा तो ही आप पूरब बोलेंगे, एकदम स्ट्रेट ऐसा जाएगा तो पश्चिम बोलेंगे, एकदम स्ट्रेट ऐसा जाएगा तो उत्तर बोलेंगे और एकदम स्ट्रेट ऐसा जाएगा तो दक्षिण बोलेंगे आप। इस रीजन में कहीं पे भी कोई व्यक्ति आया तो यह दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पूरब कहलाएगी, उत्तर पूरब। ये वाले रीजन में अगर कोई भी व्यक्ति आया तो ये पूरी दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कहलाएगी। ये वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये क्या कहलाएगा? ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा उत्तर पश्चिम। तो आप देख सकते हैं 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाओं का मतलब ये देखिए, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया ये, और ये दक्षिण। 4 सहायक दिशाएं, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगर स्ट्रेट ऐसा एरो जाएगा तो आप इसको बोलेंगे पूरब। ये ऐसा स्ट्रेट जाएगा तो आप बोलेंगे पश्चिम। ऐसा स्ट्रेट जाएगा तो आप बोलेंगे उत्तर। ऐसा स्ट्रेट जाएगा तो आप बोलेंगे दक्षिण। अगर मेरा एरो ऐसा जा रहा है तो ये दिशा कौन सी दिशा होगी? ये दिशा होगी उत्तर पूरब। अगर मेरा एरो ऐसा जा रहा है तो ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। अगर एरो ऐसा जा रहा है तो ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूरब। अगर एरो ऐसा जा रहा है तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। ध्यान रखिएगा, ये 4 मुख्य दिशाएं और 4 सहायक दिशाएं बोल रहा हूं मैं। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आते हैं, डायग्राम बनाते हैं अपन। डायग्राम के हिसाब से अपन को प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बिंदु ए बिंदु पी के 9 किलोमीटर उत्तर में है। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। बिंदु ए जो है बिंदु पी के, तो बिंदु पी अपने मन से ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहां पे अपने मन से बिंदु पी को मैं ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है? बिंदु ए जो है बिंदु पी के 9 किलोमीटर उत्तर में। उत्तर मतलब इसका उत्तर कहां आएगा? ऊपर आएगा। तो बिंदु ए जो है बिंदु पी के 9 किलोमीटर उत्तर में है। ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। ये देखिए, ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। क्या बोला था? बिंदु ए बिंदु पी के 9 किलोमीटर उत्तर में है। अगर आप ऐसा बना दिए कि सर पी यहां और ए यहां, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बिंदु ए जो है बिंदु पी के दक्षिण में हो गया। देखो ना, बिंदु ए जो है बिंदु पी के कहां पे है? ये दक्षिण में है। तो ध्यान से बनाएंगे। बिंदु ए जो है बिंदु पी के, तो बिंदु पी को अपने मन से यहां बना लिया। बिंदु पी के 9 किलोमीटर उत्तर में कौन है? बिंदु ए है। आगे बिंदु के बिंदु पी के 6 किलोमीटर पूरब में है। तो बिंदु के जो है बिंदु पी के 6 किलोमीटर पूरब में। तो बिंदु पी के 6 किलोमीटर पूरब में, ये देखिए 6 किलोमीटर पूरब में ये कौन है? बिंदु के है। 6 किलोमीटर पूरब। बिंदु पी का पूरब इधर होगा, बिंदु पी का जो उत्तर होगा वो ऊपर होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु एस बिंदु के 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
तो बिंदु एस जो है बिंदु के दक्षिण में, तो बिंदु के का दक्षिण नीचे आएगा, तो बिंदु के दक्षिण में नीचे आएगा दक्षिण कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर दक्षिण में कौन स्थित है, तो यहां पर स्थित है बिंदु एस, ये हो जाएगा बिंदु एस। एकदम सिंपल सा है, बिंदु के का दक्षिण, तो बिंदु के का दक्षिण नीचे 12 किलोमीटर कौन है, बिंदु एस। अब क्या बोला देखिए आगे, बिंदु एस बिंदु यू के 20 किलोमीटर पूरब में है। इस बार थोड़ा सा घुमाया है ध्यान से, बिंदु एस जो है बिंदु यू के 20 किलोमीटर पूरब में है, मतलब ये जो एस है, ये जो बिंदु एस है ये यू के पूरब में है। यू के पूरब में मतलब कहीं ना कहीं यू इधर कहीं पे आएगा, यू इधर कहीं पे आएगा, तभी तो यू के पूरब में होगा कितने किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर पर। और 20 किलोमीटर बोला है मतलब 6 से तो बहुत आगे आ जाएगा, ये इतना तो 6 ही हो जाएगा, 6 के बहुत आगे निकलेगा। तो बोल क्या रहा था, बिंदु एस जो है बिंदु यू के पूरब में है, तो बिंदु एस यहां पे है, बिंदु यू के पूरब में है मतलब बिंदु यू इधर होना चाहिए, तभी तो बिंदु यू के पूरब में कौन आएगा, बिंदु एस आएगा 20 किलोमीटर पर। बिंदु ओ बिंदु यू और बिंदु एस के मध्य में है, तो बिंदु ओ जो है यू और एस के मध्य में, तो यू और एस कितना है 20, तो उसका मध्य कितना हो जाएगा 10। यहां पर है मान लीजिए कौन, बिंदु ओ, ये आधा 10 है और ये आधा 10। अब ये 10 है तो 6 के तो आगे ही आएगा, तो 6 के आगे बनाएंगे इसको, 6 के आगे इतना अगर देखेंगे तो 6 होगा, लेकिन मेरे को 10 बनाना है, तो 10 तो ये 6 के आगे ही आएगा। तो बिंदु U और S के मध्य में है बिंदु O। अब ये 20 है तो उसका आधा 10, आधा 10 यहां पे O। बिंदु T बिंदु O के 8 किलोमीटर उत्तर में है, तो बिंदु O के 8 किलोमीटर उत्तर में, 8 किलोमीटर, तो यहां तक तो 12 है, तो 8 किलोमीटर उससे कम में ही जाएंगे। ये कौन है, ये है बिंदु T। ये देखिए ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम के मुताबिक आपको जो सवाल दिए जाएंगे उनके उत्तर आपको लिखने होंगे। समझ आया, वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आसान सा डायग्राम है। बिंदु ए बिंदु पी के 9 किलोमीटर उत्तर में है, तो बिंदु ए जो है बिंदु पी के 9 किलोमीटर उत्तर में है, तो आपने बना दिया। ये देखिए बिंदु पी के 9 किलोमीटर उत्तर में बिंदु ए है, ठीक। उसके बाद बिंदु के बिंदु पी के 6 किलोमीटर पूरब में है, तो बिंदु के बिंदु पी के 6 किलोमीटर पूरब में है। इसके बाद बिंदु एस बिंदु के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो बिंदु एस बिंदु के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। इसके बाद बिंदु एस बिंदु यू के 20 किलोमीटर पूरब में है, तो ये जो एस है ये यू के पूरब में 20 किलोमीटर। अब इतना 6 है तो 20 तो ज्यादा होगा, तो ये एस यू के पूरब में है, तो यू इधर बनेगा, तभी तो यू के पूरब में कौन बैठेगा, एस। उसके बाद ये जो O है U और S के बीच में है, तो U और S के बीच में, तो U और S अगर 20 है तो उसका आधा 10, आधा 10 मतलब 6 के आगे आएगा बिंदु O। उसके बाद बिंदु T जो है O के 8 किलोमीटर उत्तर में, तो T O के 8 किलोमीटर उत्तर में है। ये डायग्राम बना। अब पहला प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें। यदि एक कार बिंदु T से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करती है, कोई कार जो है बिंदु T से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, तो किस बिंदु की ओर उसका मुख होगा। क्या बोला देखो, यदि एक कार बिंदु T से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर यात्रा करती है, तो बिंदु T से उत्तर की ओर, तो कोई कार जो है यहां से बिंदु T से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, अब उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गए तो ये 8 पहले था, 4 12 हो गया, मतलब इसी रेखा में इसी रेखा में ये वाला पॉइंट आएगा। क्यों, क्योंकि 8 पहले था, 4 और गए तो 12 हो गया, और ये भी कितना था 12, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसी लाइन में कहीं ना कहीं आगे चलकर आएगा। अब यहां से पूर्व की ओर देखे अपन, क्या बोला है प्रश्न में देखो, बिंदु T से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, तो उसका मुख किस बिंदु की ओर होगा। तो यहां से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा की, अब पूर्व की ओर ऐसा मुड़ गई, इधर मुड़ गई है, तो उसका मुख किस बिंदु की ओर है, P की ओर है। पहले कौन पड़ा, P, तो उसका मुख किस बिंदु की ओर होगा, P की ओर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एसीएफ में मेरे को याद आ रहा है यह प्रश्न पूछा गया था, एसीएफ का जो एग्जाम हुआ था 2020-21 में, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं। बिंदु T से उत्तर की ओर ऐसा 4 किलोमीटर आइए, अब 8 पहले था, 4 और आएंगे तो 12 हो गया, ये भी 12 था, तो इसी लाइन में कहीं ना कहीं ये बिंदु आएगा। अब पूरब की ओर अगर अपन देख रहे हैं तो अपना मुख जो है वो किसकी ओर है, P की ओर है, तो आंसर हो जाएगा P। तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे आप, P टिक करेंगे। अच्छा प्रश्न है।
एक और प्रश्न पूछा गया था इसी में, एक और प्रश्न, ये देखिए, राम बिंदु एस से क्या बोल रहा है, देखिए राम जो है बिंदु एस से बिंदु के की ओर 6 किलोमीटर चलता है। राम बिंदु एस से बिंदु के की ओर 6 किलोमीटर चलता है। शिवम उसे बुलाता है और कहता है कि उसे बिंदु पी पर पहुंचना है। अब उसे किस दिशा में जाना चाहिए? राम बिंदु एस से बिंदु के की ओर 6 किलोमीटर चलता है। चलिए चलते हैं एस से बिंदु के की ओर, तो एस से के की ओर 6 किलोमीटर चलते हैं। तो एस से के की ओर 6 किलोमीटर, अब यहां तक तो 8 है, तो यहां पे पहुंचे हैं 6 किलोमीटर। तो राम बिंदु एस से के की ओर 6 किलोमीटर चला, मतलब यहां पे पहुंच गया। अब शिवम उसे बुलाता है, क्या बोला देखो प्रश्न में, शिवम उसे बुलाता है और कहता है कि बिंदु पी पर उसे पहुंचना है। तो अब उसे किस दिशा में जाना चाहिए? सिंपल सा प्रश्न हो गया, राम बिंदु एस से बिंदु के की ओर 6 किलोमीटर चला, यहां पहुंचा। अब शिवम उसे बुलाता है और कहता है कि उसे बिंदु पी पर आना है, तो उसे किस दिशा में चलना चाहिए? तो बिंदु पी पर आना है तो उसे किस दिशा में चलना चाहिए? तो यहां से बिंदु पी की ओर बढ़ेगा वो, तो ये कौन सी दिशा है? ये देखिए डायरेक्शन देखिए कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या टिक कर देंगे? उत्तर पश्चिम, ऑप्शन ये वाला ऊपर नीचे हो गया है, उत्तर पश्चिम को टिक करना। ये बी है, ये सी है, उत्तर पश्चिम टिक कर दीजिए। तो ये दो प्रश्न मेरे को जहां तक याद आ रहा है एसीएफ में पूछा गया था। देख लीजिए दोनों प्रश्न वापस से, डायग्राम आप बना लेंगे, डायग्राम के आधार पर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। वापस से बता दे रहा हूं, सेकेंड प्रश्न क्या था, बोल रहा था कि राम बिंदु एस से बिंदु के की ओर 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला मतलब यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंचने के बाद शिवम उसे बुलाता है और कहता है कि उसे बिंदु पी की ओर आना है। तो उसे बिंदु पी की ओर आना है मतलब इधर जाना है, तो उसे किस दिशा में आगे बढ़ना होगा? तो ये कौन सी दिशा होती है? तो एरो से समझ जाइए ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। इससे पहले वाला प्रश्न क्या था, बिंदु टी से एक कार उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर चलने का मतलब 8 ये पहले था, 4 और हुआ तो ये 12 हो गया, और ये भी 12 था, मतलब इसी लाइन में कहीं ना कहीं ये बिंदु आएगा। अब ये कार पूरब की ओर मुड़ती है, तो किसकी ओर उसका मुख है? पी की ओर है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पी, और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपन बढ़ते हैं अब आगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ये वाला, इस वैरायटी के प्रश्नों को मैं लिया हूं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस वैरायटी का प्रश्न भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा। डिसीजन मेकिंग के प्रश्न है, आप उठा के देखिए 2020 का पेपर, आपको दिखेगा 5 प्रश्न आया हुआ। 2020 के पेपर में 5 प्रश्न पूछा था। एआर का पेपर हुआ तो उसमें 3 प्रश्न पूछा था। हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आपको मैं समझा देता हूं, सारे प्रश्नों को डील कर लेंगे। लंबी चौड़ी कहानी लिखी होती है, बच्चे कहानी को देख करके ही प्रश्न को छोड़ देते हैं। कहानी को बच्चे देखते हैं कितनी लंबी चौड़ी कहानी है, छोड़ो यार हमसे नहीं हो पाएगा ये। लेकिन सबसे आसान है, मान के चलिए इस बार वापस से ये प्रश्न आपको दिखाई देगा ही, ये तय है, ये प्रश्न आपको दिखाई देगा। चलिए प्रश्न क्या है देखते हैं। एक संस्था में जूनियर एग्जीक्यूटिव के चुनाव के लिए निम्नलिखित मानदंड बनाए गए हैं। तो कोई संस्था है जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए निम्न मानदंड बनाए गए हैं। पहला क्या है, एसएससी परीक्षा में कम से कम 70% अंक हो। यहां एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से नहीं है, यहां एसएससी का मतलब 12th एग्जाम से बोल रहा है, वो 12th एग्जाम से बोल रहा है, समझ आ रहा है। यहां पर एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब कि जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, इसमें परेशान मत होना भाई। यहां पे एसएससी का मतलब वो 12th के एग्जाम से बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एसएससी परीक्षा में कम से कम 70% अंक हो। इसके बाद क्या बोला, कम से कम 65% अंकों और प्रथम श्रेणी में किसी भी अनुशासन में स्नातक की डिग्री लिया हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, कम से कम 65% अंकों और प्रथम श्रेणी में किसी भी अनुशासन में स्नातक की डिग्री लिया हो। पहला क्या बोला, एसएससी में कम से कम 70%, मतलब 70 तो कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा। दूसरा क्या बोला, 65% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो। 65% कम से कम प्रथम श्रेणी में होना चाहिए। चलिए तीसरा क्या बोल रहा है देखिए, कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा पास की हो।
चयन परीक्षा जो एग्जाम होता है, चयन परीक्षा, उसमें कम से कम 55% ये मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ साक्षात्कार उत्तीर्ण किया हो, कम से कम 50% इंटरव्यू में होना चाहिए। आयु 1/9/2008 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब 1/9/2008 को, 1 सितंबर 2008 को बोल रहा है 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक ना हो। लास्ट क्या बोला, कंप्यूटर में कम से कम एक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट भी चलेगा या फिर डिप्लोमा भी चलेगा, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स किया हो। ये कुछ मानदंड आपको दिए गए हैं, 6 मानदंड हैं। अगर कोई कैंडिडेट इन 6 के 6 मानदंडों को पूरा करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है, आता ही है और 3-3, 4-4 प्रश्न आते हैं। बोल क्या रहा है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये 6 मानदंड है। पहला है 12th में, मतलब एसएससी में कम से कम 70% हो। दूसरा है ग्रेजुएशन में 65% कम से कम और प्रथम श्रेणी हो। तीसरा है कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा। चौथा है कम से कम 50% अंकों के साथ साक्षात्कार। उसके बाद 1/9/2008 को एज 21 से कम ना हो और 28 से अधिक ना हो। उसके बाद कम से कम एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए। एकदम कंठस्थ ये देख लो क्या है, कैसा है। अगर कोई कैंडिडेट इन 6 के 6 मानदंडों को पूरा करता है तो उसका सीधे सीधे चयन हो जाएगा, सीधे सीधे चयन हो जाएगा उसका। लेकिन अब क्या करेगा, कुछ रियायत देगा, कुछ रियायत देगा। क्या रियायत दिया देखिए, तथापि उम्मीदवार ऊपर उल्लेखित सभी मानदंड को पूरा करता हो सिवाय। अब देखो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा रियायत दे रहा है, थोड़ा छूट दे रहा है। क्या छूट दे रहा है, उपर्युक्त 2, मतलब दूसरे में थोड़ा रियायत दे दिया। तो दूसरा क्या था मानदंड, एक बार ध्यान से देखना। दूसरा मानदंड क्या था, कम से कम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में किसी भी अनुशासन में स्नातक की डिग्री लिया हो। कम से कम 65% अंक हो, प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएशन किया हो। अब इसमें थोड़ा सा रियायत दे रहा है। क्या रियायत दे रहा है कि अगर आप सेकंड वाले मानदंड को पूरा नहीं करते हैं लेकिन आपने क्या किया है, किसी भी अनुशासन में पीजी कर लिया है, पीजी, ये देखिए, किसी भी अनुशासन में पीजी की पढ़ाई पूरी कर ली हो, मतलब अगर आपका सेकंड वाला मानदंड मतलब 65% वाला फुलफिल नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना, सेकंड वाले में रियायत दे रहा है। अगर आपका 65% फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब आपका 65% और प्रथम श्रेणी फुलफिल नहीं हो रहा है, आपका 65% से कम है ग्रेजुएशन में, लेकिन आपने क्या कर लिया है, आपने पीजी की पढ़ाई पूरी कर ली है किसी भी स्ट्रीम में, तो आपका मामला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। आप बाहर नहीं होंगे, आपका मामला कहां जाएगा, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पास। कहने का मतलब ये 2 नंबर का जो मानदंड था इसमें थोड़ा सा रियायत दे दिया, छूट दे दिया। क्या छूट दे दिया कि चलो भाई आपका 65 से कम है, आपका 65% से कम है तो भी चलेगा, आप बाहर नहीं होंगे, लेकिन आपके पास पीजी का डिग्री कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो आपके पास पीजी का डिग्री अगर कंप्लीट रखा हुआ है, पीजी अगर आपका पूरा हो चुका है, स्नातकोत्तर आपका पूरा हो चुका है, तो फिर आप बाहर नहीं होंगे, आपका मामला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। मतलब आपका चयन भी नहीं होगा, सीधे सीधे आपका मामला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, वो डिसाइड करेगा आपके साथ क्या होना है। तीसरे वाले में रियायत दिया है, तीसरे वाले में भी रियायत दिया है। अब तीसरे वाले में रियायत कैसे दिया है, देखो तीसरा वाला क्या था, कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा पास किया हो, कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा पास किया हो। लेकिन यहां पर तीसरे वाले में रियायत क्या दिया कि आपका चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक हो, 60 को काट लेना, कम से कम 50% अंक हो तो मामला कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। कहने का मतलब अगर आपका चयन परीक्षा में यहां पे क्या बोला, कम से कम 55 होना चाहिए, लेकिन कम से कम 55 आपका नहीं है, मतलब आपका 55 या उससे अधिक नहीं है, 55 से कम है लेकिन 50 से अधिक है। एग्जाम्पल के लिए आपका चयन परीक्षा में कितना है, 52%, आपका चयन परीक्षा में कितना है, 51%, आपका चयन परीक्षा में कितना है, 53%, मतलब कम से कम 50 चलेगा। बाहर नहीं होगे, कंपनी के महाप्रबंधक के पास आपका मामला भेजा जाएगा। अब ध्यान से समझना प्रश्न क्या बोल रहा है,
6 मानदंड बनाए गए। पहला क्या है? पहला है कि एसएससी परीक्षा में कम से कम 70, इसमें कोई रियायत नहीं है। कहने का मतलब अगर आपका एसएससी परीक्षा में कम से कम 70 नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई रियायत नहीं है। दूसरा, ग्रेजुएशन आपका कम से कम 65% होना चाहिए और प्रथम श्रेणी में होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसमें रियायत है कि अगर आपका ये नहीं है लेकिन आपने पीजी की पढ़ाई पूरी कर ली है तो आप बाहर नहीं होंगे, आपका मामला जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। समझ आ रहा है? कंपनी के प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, जो भी है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जो भी है। तीसरा, आपका चयन परीक्षा में कम से कम 55 होना चाहिए। नहीं है अगर आपका तो इसमें भी रियायत है। रियायत क्या है? कम से कम 50 भी अगर आपका है तो आपका मामला कंपनी के महाप्रबंधक के पास जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं है। आपका साक्षात्कार में कम से कम 50 होना ही चाहिए, नहीं है तो बाहर हो जाएंगे। आपका एज इस टाइम पे 21 से कम और 28 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये मानदंड पूरे होने ही चाहिए। कंप्यूटर में कम से कम एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना ही चाहिए। मतलब 1 नंबर में कोई रियायत नहीं है, 4 नंबर में कोई रियायत नहीं है, 5 में कोई रियायत नहीं है, 6 में कोई रियायत नहीं है। मतलब 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को तो पूरा पूरा फुलफिल करना ही होगा आपको। अगर आप 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर को पूरा पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप बाहर हो जाएंगे। दूसरे और तीसरे में रियायत है, लेकिन एक टाइम पे एक में ही छूट मिलेगा, दोनों में एक साथ छूट नहीं मिल सकता, यह भी लिखा है। एक टाइम पे एक में ही छूट मिलेगा, या तो दूसरे में छूट ले लीजिए या तो तीसरे में, दोनों में एक साथ कहीं ना कहीं छूट आपको नहीं दिया जाएगा। अब एकदम क्लियर है कहानी कि 6 को कोई बच्चा अगर फुलफिल करता है तो उसका चयन हो जाएगा। 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में मार खाता है तो बच्चा बाहर हो जाएगा। 2 नंबर में मार खाता है तो मामला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, या 3 नंबर में मार खाता है वो तो मामला कंपनी के महाप्रबंधक के पास जाएगा। एक बात ये भी समझेंगे, चयन परीक्षा में कम से कम 55% बोला था, लेकिन छूट में क्या बोला? 50% भी चलेगा, लेकिन मामला कहां जाएगा? कंपनी के महाप्रबंधक के पास जाएगा। समझ आया? तो इस कहानी का पूरा सार मैं बता देता हूं। पहला मानदंड था चयन परीक्षा में कम से कम 70, इसमें कोई छूट नहीं है, यह फुलफिल होना ही चाहिए वरना बाहर। दूसरा, ग्रेजुएशन में कम से कम 65% प्रथम श्रेणी में होना चाहिए, इसमें छूट है कि आपका 65 से कम हो गया या द्वितीय श्रेणी में आप पास हुए हो तो, लेकिन आपके पास पीजी है, पीजी कंप्लीट है, पीजी कंप्लीट होना चाहिए। पीजी अगर कंप्लीट है तो आप बाहर नहीं होंगे, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पास आपका मामला जाएगा। तीसरा, चयन परीक्षा में कम से कम 55% होना चाहिए, नहीं है तो बाहर नहीं होंगे। इसमें छूट है कि कम से कम 50% भी चलेगा, लेकिन मामला जाएगा कंपनी के किसके पास? महाप्रबंधक के पास। चौथे में कोई छूट नहीं है, साक्षात्कार में मिनिमम 50% होना चाहिए, नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। पांचवा, एज क्राइटेरिया जो बोला है 1/9/2008 को 21 वर्ष से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो, यह भी फुलफिल होना चाहिए, नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। छठवां, कंप्यूटर में डिप्लोमा या कोई भी कोर्स होना चाहिए, नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। मतलब 1 नंबर तो होना ही चाहिए, 4 नंबर होना ही चाहिए, 5 नंबर होना ही चाहिए, 6 नंबर होना ही चाहिए। बिना किसी रियायत के 6 शर्तों को पूरा करते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। 2 और 3 में रियायत है, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पास मामला जाएगा, यहां पे महाप्रबंधक के पास। इनमें से किसी में भी फेल हुए तो बाहर हो जाएंगे। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखा है, देखो। उसके बाद ये सब लिख दिया है, ये देखो नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में जानकारी दी गई है। आपको इस जानकारी तथा ऊपर दिए गए मानदंडों और शर्तों के आधार पर निम्नलिखित 4 में से एक निर्णय लेना है। प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा आपको और कोई अनुमान नहीं लगाना है। आपको ये सारे मामले यथा 1/9/2008 के दिए गए हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न में निम्नानुसार उत्तर चुनकर अपना निर्णय बताना है। पहला, उत्तर ए दीजिए यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। बी दीजिए यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। सी दीजिए यदि मामला कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जाना है। डी दीजिए यदि मामला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाना है। चलिए प्रश्न में आते हैं। अब ऐसे प्रश्न रहेंगे, फटाफट वेरीफाई करते हैं अपन। चलो, पहला शर्त क्या था? एसएससी में 70% होना चाहिए कम से कम। क्या बोला है? देखो,
एसएससी में उसे कितना मिला है 78%, मतलब पहला मानदंड फुलफिल कर रहा है। याद है ना, 6 मानदंड हैं, 6 मानदंड हैं, पहले में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में कोई रियायत नहीं है। चलो, तो पहला मानदंड क्या था एसएससी में, कम से कम 70, इसका कितना है 78, चलेगा, पहला मानदंड पूरा। दूसरा क्या है, ग्रेजुएशन में कम से कम होना चाहिए 65 और प्रथम श्रेणी, इसका कितना है देखो, विवेक इस समय अर्थशास्त्र में, इस समय प्रेजेंट में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पढ़ रहा है, पीजी पढ़ रहा है, पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, पीजी पढ़ रहा है। उसने स्नातक की परीक्षा में 72% अंक लेकर प्रथम श्रेणी में पास किया है, मतलब दूसरा भी फुलफिल हो गया। स्नातकोत्तर की पढ़ाई पढ़ रहा है, उससे मेरे को मतलब ही नहीं था, क्योंकि सेकंड वाला फुलफिल हो चुका है। सेकंड वाले में देखा जाए तो 72% और प्रथम श्रेणी, तो सेकंड भी फुलफिल हो गया है। तीसरा क्या था, चयन परीक्षा में कम से कम 55%, तो यहां पर चयन परीक्षा में 58% है, मतलब तीसरा भी फुलफिल हो गया। चौथा क्या था, साक्षात्कार में कम से कम 50%, यहां पर साक्षात्कार में कितना है 62, चौथा भी फुलफिल हो गया। पांचवा में क्या था, एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या था, 1/9/2008 को 21 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो। देख लेते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है 85, अब 2008 तक इसका एज मोटा मोटा निकालो, एग्जैक्ट मत निकालना यार, मोटा मोटा निकालना। सर 15 साल इधर जोड़ लो और 8 इधर जोड़ लो, 23 के लमसम बैठ रहा है। ऐसा लमसम जोड़ना, एग्जैक्ट निकालने मत बैठना, समय बर्बाद मत करना। 85 मतलब इधर 15 जोड़ लो और इधर 8 जोड़ लो, तो मोटा मोटा 23 साल के आसपास निकल रहा है। 23 से कम भी हो जाए, एक ज्यादा भी हो जाए, तो भी तो मेरे रेंज में है। इसका मतलब पांचवा भी सेटिस्फाइड हो रहा है, बिना किसी रियायत के चल रहा है ये। छठवां क्या है, कंप्यूटर में उसका डिप्लोमा या कोई कोर्स होना चाहिए, तो डिप्लोमा है इसके पास, छठवां भी सेटिस्फाइड हो गया। 6 मानदंड को बिना किसी रियायत के पूरा कर रहा है, इसका मतलब इसका चयन होगा, बिना किसी शंका के इसका चयन होगा। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। बताओ इसमें क्या है, कुछ नहीं है, प्रश्न को थोड़ा समझना बस था आपको। प्रश्न को समझ गए तो उसके बाद कुछ नहीं है भाई, 4 से 5 प्रश्न ऐसे ही देके जाएगा। पहला एसएससी में 70, इसका 78 है, चलेगा। दूसरा ग्रेजुएशन में 65 और प्रथम श्रेणी 72 और प्रथम श्रेणी, चलेगा। तीसरा चयन परीक्षा में 55 चाहिए था, 58 है, चलेगा। साक्षात्कार में 50 चाहिए था, 62 है, चलेगा। इसके बाद एज क्राइटेरिया 21 से ज्यादा ना हो, 21 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो, इसका 23 के आसपास आ रहा है। इस तिथि को, इसका जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप इस डेट तक देखेंगे, इसका एज कितना हो गया, तो 15 और 8 23 के आसपास हो रहा है। 23 के लगभग एज आ रहा है इसका, 2 4 5 महीना कम या ज्यादा ले लो, 23 के लगभग आ रहा है, मतलब 21 से कम नहीं है, 28 से ज्यादा नहीं है, चलेगा। कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा कुछ है क्या, कोर्स है क्या, है। 6 क्राइटेरिया को, 6 मानदंड को बिना किसी रियायत के फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इसका चयन हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं, यहां पे आते हैं। चलिए, अभिजीत के बारे में जानकारी दिया है। पहला, एसएससी परीक्षा में कम से कम 70 होना चाहिए, इसका 85 है भाई, पहला को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा, ग्रेजुएशन में इसका होना चाहिए कितना 65% और प्रथम श्रेणी। स्नातक में 60% है भाई, लेकिन स्नातक में कितना है 60%, मामला फंस गया यहां पे मामला फंसा। अब ऐसा नहीं कि सर सेकंड में देख लो पीजी है क्या, है तो मार दो, इसका वाइस प्रेसिडेंट के पास मामला जाएगा, मत मारना। क्या पता चौथे को फुलफिल ना कर पा रहा हो, पांचवे को फुलफिल ना कर पा रहा हो, छठे को फुलफिल ना कर पा रहा हो, तो बाहर हो जाएगा। फिर तो पूरा चेक करना है, क्योंकि आपको पता क्या है, आपको पता यह है कि सर पहला, चौथा, पांचवा, छठवां पूरा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो केवल दूसरे तक पहुंच के आंसर को टिक मत कर देना भाई, किसका चयन नहीं होगा या फिर मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। पूरे को चेक करना, पूरे मानदंडों को चेक करना। आपको दूसरे वाले को देख करके लग रहा है सर स्नातक में इसका 60 है, मतलब 65 से कम, लेकिन रियायत क्या बोला था, पीजी कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, तो इसका मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अभी तक तो यही समझ आ रहा है, लेकिन क्या पता चौथा को फुलफिल ना कर पा रहा हो, इसका साक्षात्कार में क्या पता 50 से कम हो, एज क्या पता 21 से कम 28 से ज्यादा हो, क्या पता कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा ना हो, ये भी तो हो सकता है ना, इसीलिए पूरा चेक करना है। इसमें मार खाया तो बाहर कर देंगे इसको सीधे। तो अभी अपन को इसमें दिख रहा है कि दूसरे वाले को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे में छूट का प्रावधान है, इसीलिए अभी मैं होल्ड पे रखा हूं इसको। तीसरे वाले को देखो,
चयन परीक्षा में कम से कम 55 होना चाहिए, तो चयन में कितना है 58, ठीक, संतुष्ट हो रहा है। साक्षात्कार में कम से कम 50 होना चाहिए, कितना है 56, संतुष्ट हो रहा है। एज क्राइटेरिया देख लो, 1986 को जन्मा है तो 14 इधर, 1/9/2008 तक देखना है तो 14 इधर और 8 इधर, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, मोटा मोटा 22 के आसपास आएगा, मतलब 21 से कम तो नहीं है सर, 28 से ज्यादा तो नहीं है, तो एज क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। कंप्यूटर में कुछ है क्या इसके पास, देखो तो कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा है, मतलब कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है। तो 1, 3, 4, 5, 6 को फुलफिल कर रहा है, दूसरे को फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे में रियायत है, दूसरे में छूट है, लेकिन वो छूट तभी मिलेगी जब आपके पास पीजी कंप्लीट हो गया हो। तो पीजी में 65% है, इसका मतलब पीजी कंप्लीट है, और पीजी कंप्लीट अगर है तो फिर इसका मामला कहां भेज दो, वाइस प्रेसिडेंट के पास। वाइस प्रेसिडेंट के पास मामला जाएगा इसका, वाइस प्रेसिडेंट के पास में, क्योंकि पीजी इसका कंप्लीट है, इसीलिए सेकंड में इसको रियायत, सेकंड में इसको छूट का प्रावधान मिल जाएगा। तो बाहर तो नहीं होगा, ये बाहर नहीं होगा, बाहर तब होता जब 1, 4, 5, 6 में कोई मार खाता, या 2 और 3 दोनों में मार खाता, तब बाहर होता। तो 1, 4, 5, 6 फुलफिल है, 3 भी फुलफिल है, दूसरे में छूट मिल सकता था और इसको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इसका पीजी कंप्लीट है, किसी भी अनुशासन में होना चाहिए कंप्लीट है, तो ये बाहर नहीं होगा, इसका मामला कहां जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास। एक और देख लेते हैं, अंकिता, इसके बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले पहला एसएससी में 70 है क्या, देखो तो इसका एसएससी में 85 है, 85 है, इसका मतलब पहला सेटिस्फाइड। दूसरा, ग्रेजुएशन में इसका 65% प्रथम श्रेणी है क्या, इसका 68 और प्रथम श्रेणी, दूसरा भी संतुष्ट। तीसरा क्या था, चयन परीक्षा में होना चाहिए 55, चयन परीक्षा में कितना है 64, चयन परीक्षा में 64 है इसका, चयन परीक्षा में 64, संतुष्ट हो रहा है। चौथा क्या था, साक्षात्कार में 50, इसका साक्षात्कार में 58 है, सेटिस्फाइड। पांचवा क्या था, एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया 1/9/2008 को 21 से कम और 28 से ज्यादा ना हो, तो इसका 15 साल इधर जोड़ दो और 8 इधर, लगभग 23 साल के आसपास की है ये, इसका मतलब एज क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। छठवां, कंप्यूटर में देख लो, इसका 2 वर्ष का डिप्लोमा है, छठवां भी सेटिस्फाइड हो रहा है, 6 सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब इसका चयन होगा, इसका चयन होगा। 6 का 6 संतुष्ट हो रहा है। देखो ना, एसएससी में कितना है 85, बढ़िया। डिग्री 65% से ऊपर प्रथम श्रेणी, बढ़िया। तीसरा, चयन परीक्षा में 64 है, जबकि बोला था मिनिमम होना चाहिए 55, 64 है, बढ़िया। इसके बाद साक्षात्कार में मिनिमम 50 बोला था, 58 है, चलेगा। इसके बाद एज क्राइटेरिया बोला था, चलेगा बिल्कुल। कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा है, चलेगा। इसका मतलब इसका चयन हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं, देख पा रहे हो कितने आसान वैरायटी के प्रश्न हैं। तो इस वैरायटी का एक प्रश्न मैंने आज के इस वीडियो में शामिल कर दिया था, ताकि आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को डील करना समझ जाओ। बहुत शानदार प्रश्न होते हैं और बहुत आसान होते हैं, आराम से डील कर सकते हैं यहां पे। तो ये हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अगला प्रश्न इस वैरायटी का भी आता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, वेन डायग्राम को लेकर के पूछे जाते हैं। तो वेन डायग्राम का एक ही प्रश्न मैंने लिया है, लेकिन ये शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है वेन डायग्राम का। ये बोल क्या रहा है, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट तथा टेनिस दोनों, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों। अब यहां पर 3 चीजें दी गई हैं, देख सकते हैं आप, 3 चीजें दी गई हैं, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस। 3 चीजें आपको दी गई हैं, क्रिकेट है, हॉकी है और टेनिस है। ये 3 चीजें आपको दी गई हैं, लेकिन बात यहां पर क्या कर रहा है, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं। अब क्रिकेट और टेनिस बोला है, मेरे को हॉकी से कोई मतलब नहीं है यार। हॉकी पसंद करता हो ना करता हो, मुझे उससे क्या लेना देना है यार। जैसे एग्जांपल के लिए राम है, श्याम है और मोहन, ध्यान से समझना। राम जो है ये क्रिकेट पसंद करता है, क्रिकेट पसंद करता है, टेनिस पसंद करता है, हॉकी भी पसंद करता है। श्याम जो है क्रिकेट पसंद करता है, टेनिस पसंद करता है, हॉकी पसंद नहीं करता है। और मोहन जो है, मोहन मान लीजिए क्रिकेट भी पसंद करता है, हॉकी भी पसंद करता है, टेनिस पसंद नहीं करता है। और
एक और है, मान लीजिए सोहन, एक और है सोहन। इसको ना तो क्रिकेट, ना तो हॉकी, ना तो टेनिस, कुछ पसंद नहीं है। अपने मन से एक एग्जांपल लिया हो, राम को तीनों चीजें पसंद हैं, श्याम को क्रिकेट और टेनिस पसंद है, हॉकी पसंद नहीं है, मोहन को क्रिकेट और हॉकी पसंद है, टेनिस पसंद नहीं है, सोहन को कुछ नहीं पसंद है। अब मैं अगर बोलूं इसमें क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले कौन कौन हैं, क्रिकेट और टेनिस कौन कौन देखता है, क्रिकेट और टेनिस कौन कौन देखता है, तो मुझे हॉकी से क्या लेना देना भाई, हॉकी देखता है कि नहीं देखता है वो। मैं बोला क्रिकेट और टेनिस देखने वाले मेरे साथ चलो, तो क्रिकेट और टेनिस देखने वाले में राम भी चलेगा मेरे साथ में, श्याम भी चलेगा मेरे साथ में। क्रिकेट और टेनिस देखने वालों में, क्रिकेट और टेनिस मतलब क्रिकेट और टेनिस, हॉकी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हॉकी देखे मत देखे मेरे को उससे क्या करना है यार। क्रिकेट और टेनिस देखने वाले, ये दोनों खेल देखने वाले लोग मेरे साथ चलो। तो राम बोलेगा मैं तो क्रिकेट और टेनिस दोनों देखता हूं, मैं तो चलूंगा। श्याम बोलेगा मैं तो क्रिकेट और टेनिस दोनों देखता हूं, मैं भी चलूंगा। हॉकी देखे मत देखे मेरे को क्या मतलब है, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल देखने वाले लोग कितने हैं, राम और श्याम 2 लोग हैं। मेरे को इस स्थिति में हॉकी से कोई मतलब नहीं है। हॉकी देखे मत देखे मेरे को क्या मतलब है, मेरे को केवल मतलब क्या है, क्रिकेट और टेनिस। हॉकी का अगर बोलना होता ना तो क्या बोलता वो, हॉकी का बोलना होता तो ऐसा बोलता, क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हो लेकिन हॉकी नहीं, ऐसा बोल देता। लेकिन हॉकी नहीं, ऐसा बोल देता। हॉकी के बारे में बोलना होता तो ऐसा बोल देता कि क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हो लेकिन हॉकी नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला, यहां पर क्या बोला, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, तो मेरे को इस स्थिति में हॉकी से कोई लेना देना नहीं है। हॉकी पसंद करे तो भी ठीक, हॉकी पसंद ना करे तो भी ठीक। चलो देख लो, क्रिकेट और टेनिस, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो किसी एक को पकड़ लो, या तो क्रिकेट वाले आकृति को पकड़ो या तो टेनिस वाले को पकड़ो। मैं टेनिस वाले को पकड़ लेता हूं, चलो। तो ये 8 लोग केवल टेनिस खेलते हैं, काट दो इसको। तो 17 क्रिकेट और टेनिस दोनों में आ जाएंगे। ये देखो, ये 17 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों। 21 ये टेनिस और हॉकी वाले हैं, 21 को काट दो। ये 15 भी तो आ जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि ये 15 क्रिकेट टेनिस हॉकी तीनों खेलते हैं। तो ये क्रिकेट टेनिस हॉकी तीनों खेलते हैं, जबकि ये वाले जो हैं ये टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। तो ये दोनों ही तो मेरा उत्तर बनेगा। मतलब मेरा उत्तर कितना बनेगा, मेरा उत्तर बन जाएगा कितना, 32। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, 32 हो जाएगा। आप 17 को आंसर मत मार देना, गलत हो जाएगा भाई। 17 तो तब होता जब बोलता कि क्रिकेट और टेनिस खेलते हो, क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हो, हॉकी नहीं, हॉकी नहीं बोलता, तब 15 आता, सॉरी 17 आता। 17 आंसर कब मारते, जब प्रश्न ऐसा होता, ये देखो क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हो लेकिन हॉकी नहीं, तब आप आंसर क्या बोलते, 17। ये 17 क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं, हॉकी नहीं। लेकिन मैं यहां पर प्रश्न क्या बोला, क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं, मैं हॉकी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये 17 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ये 15 लोग भी तो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, हॉकी करे मत करे मेरे को क्या लेना देना है सर। तो आंसर हो जाएगा 17 + 15 कितना, 32। तो आंसर क्या टिक करेंगे, 32। यही बस मामला फंसता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है यार। मामला केवल यहीं पे फंसता है इस पूरे टॉपिक में, और इसमें कुछ भी नहीं है समझने को जानने को। ये वाला प्रश्न गणितीय संक्रियाओं का अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बोल क्या रहा है, ये कोई समीकरण आपको दिया हुआ है, ये कोई समीकरण दिया हुआ है ऐसा कुछ, 9 × 3 + 8 / 4 - 7 = 28। अब बोल रहा है कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलें तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। पहला है गुणा और माइनस, दूसरा है प्लस और माइनस, तीसरा है भाग और प्लस, चौथा है गुणा और भाग। कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, कौन से 2 चिन्हों को। चलो पहला ऑप्शन पुट करके देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, गुणा और माइनस। गुणा और माइनस का मतलब गुणा के प्लेस पे माइनस लगा दो और माइनस के प्लेस पे क्या लगा दो, गुणा। यही तो मतलब हुआ। गुणा और माइनस का मतलब गुणा के प्लेस पे माइनस लगाओ और माइनस के प्लेस पे गुणा लगाओ। कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर, गुणा और माइनस का मतलब गुणा के प्लेस पे माइनस, माइनस का मतलब गुणा।
तो गुणा का मतलब माइनस, माइनस का मतलब गुणा। इन दोनों को आपस में बदलना है, गुणा के प्लेस में माइनस, माइनस के प्लेस पे गुणा। चलो देखो तो क्या इसको सॉल्व करने पर 28 आएगा? देखो चलो, पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 से 8 को भाग देंगे, कितना आएगा? 2। 2 का 7 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 14। 9 में 3 घटाए 6। 14 और 6 को जोड़ने पर 28 तो नहीं आएगा सर। वी बॉडमास नियम लगा लो भाई। पहले भाग देंगे, 2 का 7 में गुणा करेंगे 14। 9 में 3 घटा 6, 6 और 14 20 होगा, 28 तो नहीं होगा। दूसरा, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करो। चलो इसमें प्लस और माइनस को इंटरचेंज करो। प्लस के प्लेस पे क्या आ गया? माइनस, और माइनस के प्लेस पे क्या आ गया? प्लस। अब देखो क्या आ रहा है, चेक करते हैं। पहले भाग देंगे, यहां कितना आएगा? 2। यहां कितना? 9 त्रिका 27। 27 में से 2 घटाए, 27 में से 2 घटाए 25। 25 और 7 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 28 तो नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा, भाग और प्लस, तो भाग और प्लस को इंटरचेंज करते हैं। चलो भाग और प्लस को इंटरचेंज करते हैं, तो प्लस के प्लेस पे भाग लगा दो, भाग के प्लेस पे प्लस, बाकी को जैसा है वैसा छोड़ दो। क्या किया, समझ आ रहा है? प्लस के प्लेस पे भाग लगाया, भाग के प्लेस पे प्लस, बाकी यहां माइनस था, यहां गुणा था, जैसा था वैसा छोड़ दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को भाग देंगे 8 से, 3/8 बनेगा। उसके बाद गुणा करेंगे 9 से, तो 27/8 बनेगा। 27/8 मतलब मोटा मोटा कितना हो जाएगा? 27/8 मतलब मोटा मोटा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। उसमें 4 जोड़ के 7 घटाने पे 28 तो नहीं आएगा यार, 28 तो नहीं आएगा, ये पता 28 तो नहीं आएगा। अब क्या आएगा मेरे को उससे मतलब नहीं है, आप लमसम देखो ना यार, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 में 0 पॉइंट समथिंग का गुणा करके 4 जोड़ के 7 घटा के 28 ला पाओगे क्या? नहीं, तीनों ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। गुणा और भाग, तो गुणा के प्लेस पे भाग बनाओ, यही मेरा आंसर बनना चाहिए। गुणा के प्लेस पे भाग, और भाग के प्लेस में क्या बना दो? गुणा। ये देखो ऐसा बन गया, गुणा के प्लेस पे भाग और भाग के प्लेस पे गुणा। सॉल्व करो, ये कितना आएगा? 3। ये कितना आएगा? 32। 32 और 3 कितना हो गया? 35। 35 में से 7 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 28। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, ये जो वैरायटी है ना प्रश्न का, ये थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो इस वैरायटी के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा ट्रेंडिंग है, थोड़ा सा ट्रेंड में ये वैरायटी चल रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चौथा वाला ऑप्शन क्या बोला था? गुणा के प्लेस पे भाग लगा दो और भाग के प्लेस पे क्या लगा दो? गुणा। तो यहां पर सबसे पहले भाग होगा, 3 से 9 को भाग दिया 3 बार, यहां गुणा कर लिया, 4 8 32, 32 3 35, 35 में 7 घटा 28। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये वैरायटी भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आध दो प्रश्न और देख लेते हैं आज के लिए अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, ये बहुत काम का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसीएफ में पूछा गया था, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21-22 को देखिए, वहां पर इस वैरायटी के प्रश्न आए थे। सादृश्यता का प्रश्न है। सादृश्यता का प्रश्न क्या होता है? जिस प्रकार 5 का संबंध 150 से है, 8 का संबंध 576 से है, तो 5 का संबंध जिस प्रकार 105 से है, 5 का संबंध जिस प्रकार 150 से है, 8 का संबंध जिस प्रकार 576 से है, वैसे ही 6 का संबंध किससे होगा? तो 6 का संबंध वैसे ही किससे होगा जैसे 5 का संबंध 850 से है। ये देखो बोला क्या है, तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से। मतलब 150 जिस प्रकार 5 से संबंधित है, 576 जिस प्रकार 8 से संबंधित है, वैसे ही यहां पर क्या आएगा जो 6 से संबंधित होगा। तो 5 से 150 लाना है, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा। आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे, 8 दिखाई दिया और 500 और 600 के बीच का कोई डेटा दिखाई दिया, तुरंत मेरा दिमाग क्लिक करेगा। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अगर 8 दिखाई दिया और साथ में 576 दिखाई दिया, 8 दिख रहा है आपको और साथ में 576, तो तुरंत मेरा दिमाग क्लिक करेगा 8 के क्यूब में। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। लेकिन 576 के लिए मुझे इसमें कितना जोड़ना होगा? सोचो तो कितना जोड़ना होगा? 64, तब जाके क्या बनेगा? 576। तो ये 64 क्या है? आप बोलेंगे सर तुरंत 8 का वर्ग। ये तो बहुत आसान हो गया सर, सोचने का तरीका होता है ये। 8 मुझे दिखाई दिया और साथ में 576 मुझे दिखाई दिया, तो मेरा दिमाग क्लिक करेगा क्या कि सर 8 का क्यूब देखो कितना होता है? 512। इसमें कितना जोड़ने पर 576 आएगा? 6 और 2 का अंतर 4,
7 और 1 का अंतर 6, 512 में 64 जोड़ूंगा तब 576 आएगा। तो ये 64 क्या है फिर? ये 64 8 का वर्ग है। कहने का मतलब 8 से 576 कैसे लाया जाए? 8 का क्यूब और 8 का वर्ग दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 576। क्या यहां पर भी वैसे ही आ रहा है सर? तो 5 का क्यूब होता है सर 125 और 5 का वर्ग होता है 25, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 150। इसका मतलब मेरे को लॉजिक मिल चुका है सर। 6 का क्यूब कर दीजिए 216 और 6 का वर्ग कर दीजिए 36, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा देख लो, 252। आंसर क्या हो जाएगा? 252, ऑप्शन ए। ये सब प्रैक्टिस करने से आता है, दिखता है। 5-5 घंटे 4-4 घंटे मैंने बच्चों को लगातार इसका प्रैक्टिस कराया है। मतलब 8 दिखा और 500 और 600 के बीच का कोई डेटा दिखा तो कंफर्म 8 का क्यूब आपको लगाना है। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। ये प्रश्न को सॉल्व करने का अप्रोच होता है, ये प्रैक्टिस करने से आता है, ऐसे नहीं बनेगा। ये सबसे टफ चैप्टरों में से एक है, ऐसे दिमाग नहीं चलता है, थोड़ा दौड़ाना पड़ता है कि 8 दिखा और 500 और 600 के बीच का डेटा दिखा, मतलब मेरे दिमाग में सीधे आया 8 का क्यूब 512। अब इसमें कितना जोड़ने पर 576 आएगा? 64 जोड़ने पर। तो ये 64 क्या है? 8 का वर्ग। कहने का मतलब 8 के क्यूब और 8 के वर्ग को जोड़ा तब जाके क्या बना? 576। तो वैसे ही 5 के क्यूब और 5 के वर्ग को जोड़ने पर 150 आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो फिर यहां पे लगा दीजिए 6 के क्यूब और 6 के वर्ग को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 252। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे लिए थे, इसको मैं अपने अगले वीडियो में ले आऊंगा। ये देखिए एक से एक प्रश्न मैंने लिए हैं। ये देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का शानदार प्रश्न, पीएससी के स्तर का प्रश्न है। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ऐसा चाइनीज कोडिंग का प्रश्न आया भी था 2022 में, 2021 में। पासा का प्रश्न मैंने लिया था। तो प्रश्न मैंने बहुत सारे लिए हैं। इस प्रकार का प्रश्न आता है, यह होता है आपका ग्रुप एनालॉजी, समूह सादृश्यता बोलते हैं इसको। ऐसे प्रश्न पे भी चर्चा करूंगा आगे की वीडियो में। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने लिए थे, तो उन प्रश्नों पर आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा मैं। समय का थोड़ा सा आज अभाव है मेरे पास में, क्लासेस थोड़ी ज्यादा हैं तो समय मैं ज्यादा दे नहीं पा रहा हूं यूट्यूब के वीडियोस के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखिए। ये जो मैंने प्रश्न कराया था ना डिसीजन मेकिंग वाला, ये वाले को ध्यान रखना भाई, ये बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास प्रश्न था। इस वैरायटी का प्रश्न आता ही है। मानदंडों को ध्यान से देखिएगा, शर्तों को ध्यान से देखिए, उसके बाद कौन से शर्त में छूट का प्रावधान है उसको देखिए। कौन से शर्त में छूट का प्रावधान है दूसरे में और तीसरे में। इसका मतलब 1, 4, 5, 6 को तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको। दूसरे और तीसरे में आपको छूट मिल सकता है, लेकिन दोनों छूट एक साथ भी नहीं मिलेगा। दोनों छूट एक साथ नहीं मिलेगा, बाहर हो जाएगा बच्चा। तो 1, 4, 5 और 6 इसमें कोई छूट नहीं है, मतलब इसको फुलफिल करना ही था। दूसरे और तीसरे में छूट था। दूसरे में क्या था? अगर आपका पीजी कंप्लीट है तो आपका मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तीसरा क्या था? आपको चयन परीक्षा में 55 लाना था मिनिमम, लेकिन मिनिमम 50 है आपका, तो आपका मामला कहां जाएगा? महाप्रबंधक के पास। सिंपल होता है भाई, सिंपल एकदम। पूरे मानदंडों को बिना किसी रियायत के फुलफिल कर रहा है बच्चा तो सिलेक्शन हो जाएगा। 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में मार खाया तो सीधे बाहर। ऐसे देखना होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहां से प्रश्न आए हुए हैं तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो पूरा मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसी वैरायटी के इस टॉपिक में कराए हैं। तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे वीडियोस में तो आपको मिल जाएगा वो। ये जो दिशा ज्ञान परीक्षण का मैंने प्रश्न कराया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। एसीएफ में पूछा गया प्रश्न था ये। इसी वैरायटी के प्रश्न आजकल ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न था ये भी। आजकल ट्रेंड में ऐसा ही चल रहा है। सादृश्यता के प्रश्न आते ही हैं। ये वाले में केवल एक ही जगह मामला फंसता है, जो मैंने बताया कि क्रिकेट और टेनिस बोला है, तो हॉकी से कोई मतलब ही नहीं है। क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले, क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले लोग कितने? ये 17 और ये 15 दोनों आ जाएंगे। हॉकी से मेरे को मतलब ही नहीं है यार। ये 15 लोग भी तो क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं ना, बिल्कुल। ये 17 लोग भी तो क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं ना, बिल्कुल। अगर प्रश्न ऐसा होता क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं लेकिन हॉकी नहीं, तब आंसर हो जाता 17। यही मामला फंसता है। जो मेन था उसको मैंने बता दिया, इसके बाद कुछ नहीं है प्रश्न में। तो यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। मैं आगे और वीडियोस आपको दे दूंगा। एक हम लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं फ्री क्लासेस का,
जनवरी के महीने में इंपॉर्टेंट विषय की बस रहे वो, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ का ऋषि सर जो है लगभग 1.5 घंटे डेली का फ्री क्लास ले आप लोग के लिए यूट्यूब में आकर के, डेली 1.5 घंटे, 1 महीना तक लगातार 1.5 घंटे की फ्री क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर हम ऐसा प्लान कर रहे हैं। ऋषि सर से बातचीत चल रही है, वो डेली 1.5 घंटे हमारे चैनल में आकर फ्री सारे बच्चों के लिए सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए फ्री क्लासेस ले पाए। तो हम सीजी की प्लान कर रहे हैं क्लास, क्योंकि सीजी का वेटेज बहुत बड़ा है, 50 क्वेश्चन सीजी का आना है, तो छत्तीसगढ़ जीएस का हम प्लान कर रहे हैं, ऐसा हो जाए। बाकी हम और भी वीडियोस आपको देते रहेंगे यूट्यूब में, कुछ मैराथन क्लासेस भी हम प्लान कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।